हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। आज की इस वीडियो में मैं जिस कॉमिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर हम थॉर के रिटर्न के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट के बाद से थॉर डिसअसेंबल का इवेंट हुआ था और उसके अंदर थॉर और पूरा का पूरा एसगार्ड खत्म हो चुका था और उसके बाद से 2-3 साल गुजर चुके हैं। थॉर हमें किसी भी कॉमिक्स में नज़र नहीं आया। बड़े बड़े इवेंट्स चले गए लेकिन थॉर नज़र नहीं आया। लेकिन अब हम जो है थॉर के रिटर्न के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है फैंटास्टिक फोर नंबर 536 और 537 के अंदर है, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर उन दोनों कॉमिक्स को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली ये कॉमिक जो है सिविल वॉर के इवेंट से बस कुछ दिन पहले ही आया था, मतलब सिविल वॉर के इवेंट इसके बाद फ़ौरन शुरू होने वाले थे। तो इसी वजह से हमें जो है थॉर सिविल वॉर के इवेंट में भी नहीं दिखा, लेकिन हमें सिविल वॉर के इवेंट के बाद वो दिखना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसके बड़े इवेंट से पहले हमें एक हिंट मिल गया था कि अब थॉर जो है बहुत जल्द दोबारा मार्वल यूनिवर्स के अंदर आने वाला है। तो एक तरह से ये एक तरह का वन शॉट आप कह सकते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि थॉर कैसे आने वाला है वापसी। तो चलिए पहले इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हमें 6 मंथ्स अगो की कहानी सुनाई जा रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्पेस स्टेशन में से एक एस्ट्रोनॉट या फिर जो वहाँ पे वर्कर है वो हमें बता रहा है कि तकरीबन 6 महीने पहले हमने जो है हमारी अर्थ की तरफ एक प्रोजेक्टाइल आते हुए महसूस किया था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि ये प्रोजेक्टाइल इतना छोटा था कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर ये ख़त्म ना भी हुआ तो तब भी हमें इससे ख़तरा नहीं है, क्योंकि जिस तरफ आगे गिर रहा था वो एक अमेरिका के अंदर ओक्लाहोमा की जगह थी। यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल और मैदान ही मैदान था। अगर वो वहाँ पे आके गिर भी जाए वो चीज़ जो भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा नहीं और हमें पता भी चल जाएगा कि आखिरकार वो चीज़ क्या है। तो इसलिए हमने उसको वैसे आने दिया जैसे वो यहाँ पे आ रही थी। तो वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ स्पीड से आने लगा तो उसका सामना एक एरोप्लेन से हुआ और वो एरोप्लेन किसी ना किसी तरह से उससे बच गया। लेकिन वो एरोप्लेन की कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। अभी जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, हम उस चीज़ की सुनाने जा रहे हैं कि जो चीज़ सीधा जन्नत से अर्थ के ऊपर आई। फिर हम 6 महीने बाद शिफ्ट होते हैं फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग यानी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड और सू वगैरह जो है अपने नॉर्मल काम वगैरह कर रहे हैं और वो आके पूछना चाह रही है कि आपने यानी कि जो आपकी मीटिंग थी वो कैसी रही। आपने बताया था कि आप एक मीटिंग पर जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड जो है उस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं, बल्कि उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन सू बोलती है कि आप इस तरह से मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसको पूछने में मजबूर करती है। तो डॉक्टर रिचर्ड उसको बेसिकली ये तो नहीं बताते कि वो गए कहाँ थे और वहाँ पे क्या क्या हुआ, बस उसको एक हिंट दे देते हैं जिससे उसको पता चल जाए कि अब क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड बताते हैं वही सारी कहानी। तो हम यहाँ से उस कॉमिक्स के अंदर शिफ्ट हो गए जो कि मैंने आपसे थोड़े दिन पहले शेयर करा था, इल्यूमिनाटी का कॉमिक। उस कॉमिक को शेयर करते हुए मैंने आपसे कहा था कि ये कॉमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करेंगी। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि उस कॉमिक के अंदर यही हुआ था कि इल्यूमिनाटी की एक मीटिंग हुई थी और आयरन मैन जो था उनको सबको बताता है कि एक सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट पास होने वाला है। तो वो सारी कहानी अब मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली रीड रिचर्ड सू को भी यही बता रहे होते हैं कि अब हमें तैयार होना पड़ेगा। अब हम लोग जो है 2 हिस्सों में बढ़ सकते हैं। अब जो आगे हालात होने वाले हैं उसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टीवी के ऊपर टोनी स्टार्क वगैरह जो है प्रेसिडेंट से मीटिंग कर आ रहा होता है, उसके साथ पीटर पार्कर वगैरह भी होते हैं। और इन सारी बातों से ऐसा लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट अब बहुत जल्दी लागू होने वाला है। इससे हमें ये बात पता चल गई है कि सिविल वॉर का जो इवेंट है वो बस शुरू होने ही वाला है। कि हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी अलर्ट आती है, जिसको रीड रिचर्ड बताते हैं कि ये तो एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी है जो कि मैंने सिर्फ शील्ड को दी थी और ये किसी के पास भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एजेंट होता है या फिर एक जर्नल होता है, वो उनसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद मांग रहा होता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब सिर्फ आप ही है जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है बैंक ग्रीम के पास जाते हैं, उसको नींद में से उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उठो और हमें फ़ौरन कहीं निकलना है। तो बैंक ग्रीम बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट और 50 सेकंड रह गए, तो फ़ौरन से उठो, हमें ओक्लाहोमा के लिए निकलना है। बैन ग्रीन कहता है लेकिन हम ओक्लाहोमा क्यों जाएं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर हम यहाँ से ओक्लाहोमा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो जो चीज़ थी, जो प्रोजेक्टाइल था जो 6 महीने पहले आके गिरा था, अब हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो है एक तरह का सिक्योरिटी कैंप बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम वहीं उस कैंप में अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से कोई अटैक कर रही है चीज़। और हमें पता चलता है कि वो जो चीज़ उनके ऊपर अटैक कर रही है वो डूम बॉट्स हैं, यानी जो डॉक्टर डूम है उनके रोबोट्स, और वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, ये जो भी चीज़ गिरी है आसमान से आके। तो ये देख के फैंटास्टिक फोर बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है कुछ टाइम पहले हेल के अंदर जा चुके थे। फैंटास्टिक फोर ने उनको हेल डायमेंशन के अंदर लॉक कर दिया था और वो वहाँ पे फंस के रह गए थे। लेकिन ये लोग यहाँ देख के ये हैरत हैं कि ये डूम बॉट जो है
इस चीज़ के लिए क्यों आ रहे हैं? आखिर इस चीज़ में ऐसा क्या है कि डूम ने जो है अमेरिकन सॉइल के ऊपर आने की गलती करी? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो सीधा लैटवेरिया को यहाँ पे ले आया है और लैटवेरिया और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैन ग्रिम वगैरह जो है वह नीचे पहुँचते हैं, उन सोल्जर्स की मदद करते हैं, डूम बॉट से मुकाबला करते हैं। और हम फिर बेसिकली ये देखते हैं कि जब ये सारी फाइट चल रही होती है फैंटास्टिक फोर की, तो आसमान में से जो है एक बहुत बड़ा मिसाइल इनकी तरफ आ रहा होता है और रीड रिचर्ड सबको बोलते हैं कि सब अपनी अपनी जान बचाओ और झुक जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आगे बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से वो जो सिक्योरिटी कैम्प लगा हुआ था वो पूरा जल के राख हो जाता है और फैंटास्टिक फोर और कुछ सोल्जर जो हैं बहुत मुश्किल से वहाँ पे बच पाते हैं। तो वहाँ पे रीड रिचर्ड उस धमाके से उठते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा लैब जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ के चले गए हैं। तो वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि तुम बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे हो डॉक्टर रिचर्ड्स। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। और अब वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे डूम बॉट नहीं बल्कि सच का डॉक्टर डूम आ गया होता है और बोलता है कि ये गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ आके आसमान से 6 महीने पहले गिरी थी, लेकिन मेरी सोर्सेज ने मुझे यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में इतना टाइम लगा दिया है। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि डूम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम तो तुम्हें वहाँ हेल के अंदर फेंक कर आए थे, तुम वहाँ से कैसे निकल सकते हो? डॉक्टर डूम बोलते हैं कि यहाँ पे 6 महीने से ये लोग उस चीज़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आज तक कोई नहीं हिला पाया। उसको सिर्फ वही हिला सकता है जो उसके काबिल हो, और इस चीज़ के लिए सिर्फ एक मैं ही काबिल हूँ, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर वॉन डूम। मेरे पास पावर और मैजिक दोनों है। मैं अगर इन दोनों को मिला के चाहूँ तो इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकता हूँ, और ये सिर्फ अब मेरी है, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। और डॉक्टर रिचर्ड जब नीचे देखते हैं कि उस गड्ढे में आखिरकार है क्या जिसके लिए डूम इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है, तो बोलते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वहाँ नीचे गड्ढे के अंदर जो है थॉर का हैमर पड़ा होता है, म्योनियर। और फिर हम यहीं पे दोबारा देखते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड पूछते हैं कि ये सब छोड़ो, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम आखिरकार हेल से बाहर कैसे निकले। तो फिर डॉक्टर डूम पूरी कहानी सुनाता है कि वो हेल से कैसे बाहर निकला। वो बोलता है कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है सब ख़राब हो चुकी थी, मेरा आर्मर वगैरह सब डैमेज हो चुका था, मेरी फोर्सेस वगैरह सब बर्बाद हो चुकी थी, और मेरे सामने जो थे सिर्फ उस वक्त शैतान थे, हेल के शैतान जो कि मुझे मारना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम उन शैतानों से बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला हूँ। मैं मारूंगा तो अपने दम पे मारूंगा, मैं किसी आगे भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर डूम। और इस तरह हम देखते हैं वो क्रीचर्स जो है डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो है उन सारी क्रीचर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, वो डूम को छू भी नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी हेल के अंदर जो है आसमान में बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और सब एकदम डर के चौंक जाते हैं कि ये आखिरकार किस तरह की आवाज़ है। और हम देखते हैं कि हेल की जो आसमान है वो फट रहा होता है और उसके अंदर से एक रिफ्ट बन गई होती है। बेसिकली रिफ्ट उसको कहते हैं जब एक स्पेस टाइम दूसरे स्पेस टाइम से मिल रहा हो, मतलब एक पल में दो दुनियाएं एक साथ देखी जा सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि हेल के अंदर जो है एसगार्ड की डायमेंशन नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर डूम एकदम हैरत में रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, यानी कि ये जो कोई भी बैटल है, ये एसगार्ड पे जो भी कोई बैटल हुई है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसकी वजह से पूरी डायमेंशंस के ऊपर असर पड़ रहा है। और ये तो एसगार्डियंस हैं और मेरे ख्याल से ये अपनी वही बैटल लड़ रहे हैं जिसको रैग्नारॉक कहा जाता है, जिसमें सारे गॉड्स की डेथ होती है। तो इस तरह बेसिकली आपको यहाँ पे अगर आप पता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे थॉर डिसअसेंबल्ड या थॉर रैग्नारॉक वाली स्टोरी देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर डूम को पता चल गया है कि रैग्नारॉक का इवेंट हो रहा है, क्योंकि वो जिस जगह पे है अभी हेल के अंदर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और वो बोलते हैं कि वहाँ पे इस बैटल का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि उसके बैटल की जो इकोस थे पूरी क्रिएशन के अंदर गूंज रहे थे, उसकी वजह से पूरा फैब्रिक जो था रियलिटी का वो चेंज हो रहा था। वो बैटल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी। लेकिन उसी फैब्रिक में से हम देखते हैं कि एक बहुत ज़ोरदार चीज़ निकलती है और वो स्पेस टाइम को चीरते हुए कहीं जा रही होती है। और डॉक्टर डूम समझ जाते हैं कि अगर उनको उस हेल से निकलना है तो उनको उस चीज़ का पीछा करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो है उन सारे क्रीचर से अपनी जान छुड़वाते हैं और उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं जो कि हेल को फाड़ते हुए निकल रही होती है। और वहीं पर डॉक्टर डूम जब उस चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो थॉर का हैमर है, म्योनियर। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम थॉर का हैमर बस पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वो हैमर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हम इस तरह देखते हैं कि हैमर वो इतनी ज़्यादा स्पीड से जा रहा था कि वो हेल की डायमेंशन से निकल के दोबारा अर्थ की डायमेंशन में आ जाता है, यानी अर्थ के स्पेस में। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम और वो हैमर दोनों आके इस अर्थ पर वापसी गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम उस हैमर को पकड़ नहीं पाते, तो वो जब इस दुनिया में यानी स्पेस में आते हैं तो वो एक समंदर के किनारे गिर जाते हैं और वो हैमर जो है ओक्लाहोमा में आके गिर जाता है। तो इस तरह ये थॉर का हैमर जो है अर्थ के ऊपर आ गया। और इस तरह हम देखते हैं कि लैटवेरिया के अंदर डॉक्टर डूम के जाने के बाद वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अब वो बोलता है कि हमें यहाँ की सारी पॉलिसीज़ चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि डूम को गए हुए बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापसी आने वाला है। और वो डूम बॉट्स को जो है बर्बाद करने के बारे में सोच ही रहा होता है और वो उन डूम बॉट्स की तरफ चलकर आ रहा होता है। लेकिन अचानक उन सारे डूम बॉट में से एक हाथ आता है जो कि असली डूम का होता है, यानी डॉक्टर वॉन डूम का। और हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम उस प्राइम मिनिस्टर को वहीं पर मार देता है।
और डॉक्टर डूम से हमें ये पता चलता है कि उसको 10 दिन लगे यहाँ पे वापसी लाइटवेरिया पहुँचने में। मतलब उसकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि वो यहाँ पे आ भी नहीं पाया। अब मुझे जाना है, थोड़ा तैयार होना है और मुझे एक नए प्राइम मिनिस्टर की भी ज़रूरत है। और साथ साथ एक चीज़ का पता लगाओ जो कि मेरे साथ आके गिरी थी। तो वहाँ पे जो उसके लोग होते हैं बोलते हैं कि अगर वो चीज़ 10 दिन आगे पहले गिरी है और हमारे सिस्टम ने उसके बारे में कुछ भी ट्रैक नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको ढूंढ भी पाएंगे। तो डॉक्टर डूम बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस वो चीज़ का पता लगा के दो। तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर डूम जो है ये सारी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं फैंटास्टिक फोर को और हैमर की तरफ जा रहे होते हैं उसको उठाने के लिए। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं बैन ग्रिम वगैरह फैंटास्टिक फोर वगैरह उनको ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि वो जो है फैंटास्टिक फोर उनको रोकने में नाकामयाब होते हैं और डॉक्टर डूम तकरीबन हैमर के सामने पहुंच चुके होते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं तभी बैन ग्रिम जो है उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह इस हैमर को छूने नहीं दूंगा। लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर डूम के आगे बैन ग्रिम इतना ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं, तो बैन ग्रिम उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त पावर मारते हैं बैन ग्रिम की तरफ, जिसकी वजह से उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और उसको कुछ टाइम के लिए दिख नहीं रहा होता। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो है थॉर के हैमर की तरफ बढ़ते हैं और उसको छूते हैं और बोलते हैं कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा फेट है, यही मेरी किस्मत है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ज़ोरदार थंडर आके गिरता है उस हैमर के ऊपर और देखते हैं कि सारे फैंटास्टिक फोर इधर से उधर बिखरे पड़े होते हैं। और वो सब जब उठते हैं तो ये देख के बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं कि डॉक्टर डूम जो है उस हैमर को उठा नहीं पा रहा होता। उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस ज़रूर हुआ था कि वो हैमर उसको बुला रहा है। डॉक्टर डूम भी यही कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने फील करा था ये हैमर को मेरे हाथ में, मैंने फील करा था कि मैं इसके वर्दी हूँ, मैंने फील करा था कि मैं इसको उठा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस हैमर को उठा नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो है उस हैमर को छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ तो मैं इसका गम मनाने के लिए नहीं बैठा रहूँगा। अपना बेकार सा हथौड़ा अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस जगह को अब थॉर का मकबरा बना देना तुम लोग। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम वहाँ से अपना जहाज़ में बैठते हैं और निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर डूम से अगर वो हथौड़ा उठाया ही नहीं गया तो उन्होंने और कोई बहसबाजी करी ही नहीं, वो सीधा अपने रास्ते निकल गए। और फिर इस तरह देख रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर वगैरह बात वगैरह कर रहे होते हैं कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए था, हमें कैसे नहीं पता चला अब तक कि 6 महीने से ये हैमर इस अर्थ के ऊपर आके गिरा हुआ है। और डॉक्टर डूम ने वो हैमर उठाया नहीं, लेकिन उसके अंदर से जो पावर, वो जो लाइटनिंग निकली वो किस लिए थी। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ये एक तरह का सिग्नल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डूम के लिए था, बल्कि हो सकता है कि ये किसी और के लिए हो। और हम देखते हैं कि नीचे बैन ग्रिम जो है वो भी इस हथौड़े को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि अगर मेरे सामने ये हथौड़ा पड़ा हो, मेरे सामने चांस हो, तो मुझे एक शॉट तो देना ही चाहिए ना, क्या पता मैं इसको उठा पाऊँ। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं एक नॉर्मल से शहर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह में हर जगह यही चल रहा होता है कि थॉर का हैमर आगे आसमान से गिरा है ओक्लाहोमा के अंदर और उसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त लाइट जो है आसमान के अंदर ओझल हो गई थी। हो सकता है किसी किस्म का सिग्नल हो या कुछ हो। तो सारी न्यूज़ वाले इसी चैनल पर लग जाते हैं और बात करने में कि आखिरकार ये हैमर किसका है और उसको उठाने वाला कौन है, क्योंकि आज अभी तक जितने लोग यहाँ पे आए कोई भी इस हैमर को उठा नहीं पा रहा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी जाता है ट्रेन का टिकट खरीदने ओक्लाहोमा के लिए और वो वहाँ पे टिकट वाला पूछता है कि आपको 1 वे टिकट चाहिए या 2 वे। तो बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 वे चाहिए, क्योंकि वापसी में आऊँ ना आऊँ वो मुझे नहीं पता। और बस हम देखते हैं कि इस तरह से वो टिकट लेता है और वो अपने रास्ते चलना शुरू कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ देखते हैं वो उसका बैग देखते हैं जिसके ऊपर D और B लिखा होता है और वो आदमी सीधा ओक्लाहोमा की तरफ निकल जाता है। तो बेसिकली D और B का जो मतलब था वो था डोनाल्ड ब्लेक। अब आप लोग पूछेंगे कि ये डोनाल्ड ब्लेक है कौन, तो इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन मैं ये स्टोरी आपको इस कॉमिक्स में नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं इसकी स्टोरी आपको तब बताऊंगा जब मैं थॉर के कॉमिक्स आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बस डोनाल्ड ब्लेक के नाम से आप समझ जाइए कि अब थॉर जो है बहुत जल्द आने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमें थॉर का हैमर दिखाया गया है, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं थी कि थॉर का हैमर आके आसमान से गिर गया और कोई भी उसको आगे उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा। जबकि डॉक्टर डूम को ऐसा लगा कि वो इस हैमर को उठा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं उठा पाए। लेकिन हम देखते हैं कि उस हैमर में से एक सिग्नल निकलता है, एक फ्लैश लाइट निकलती है, तो वो किसी किस्म का सिग्नल था किसी के लिए जो कि इस हैमर को उठा सकता है। और हम देखते हैं आखिर में ये सारी न्यूज़ सुनने के बाद एक आदमी जिसका नाम डोनाल्ड ब्लेक है वो ओक्लाहोमा की ट्रेन पकड़ता है और ओक्लाहोमा के लिए निकल जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली अगर आपको कुछ याद हो, जो हमने थॉर मूवी देखी थी MCU की, उसकी जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर कुछ ऐसा ही सीन था कि थॉर का हैमर आके मैक्सिको के अंदर गिरता है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी बन जाती है। और ये उन्होंने इस कॉमिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर वो स्टोरी लिखी थी। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो जल्दी से इसको लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे थॉर के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के और ऑसम वीडियोस देखने के लिए। और साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पे मैं छोटी मोटी अपडेट्स शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।